अस्सलाम नाज़रीन, वेलकम टू द शो के ट्रेड प्रेजेंट्स बात कारोबार की। मैं हूं आपके मेज़बान नताशा हसीब। नाज़रीन, ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट्स कल के मोमेंटम को कंटिन्यू करते हुए आज भी दिखाई दिए। अगर आज मार्केट को थोड़ा सा आप विटनेस करें फ्लो चार्ट का, तो फ्लक्चुएशन काफ़ी हद तक दिखाई देती है। एट द सेम टाइम एक चीज़ जो कॉमन रही वो ये था कि कॉशियसनेस इन्वेस्टर्स की जानिब से देखी जा रही थी, मगर रिकवरी नोट भी देखा जा रहा था। जैसे जैसे मार्केट के एक फ्लक्चुएशन देखी जा रही थी, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जा रहा था। दिस इज़ द रीज़न कि आज की मार्केट में 45,000 का लेवल इंटैक्ट दिखाई देता है। और एक अच्छी बात यह है कि वो सस्टेनेबिलिटी जो लास्ट वीक दिखाई दे रही थी, इस वीक में भी दिखाई दे रही है। IMF के रिव्यू का वेट हो रहा है इन्वेस्टर्स की जानिब से। 28 को वो रिव्यू होना था, 6th ऑफ रिव्यू, लेकिन अब हम जो है वो देख रहे हैं कि 2nd ऑफ Feb पे चला गया है। ये कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो सकता है, लेकिन रूमर्स मार्केट को ज़्यादा हद तक हर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज के दिन भी यही सिचुएशन रही कि IMF की जो मच नीडेड क्लैरिटी है उसका वेट किया जा रहा है। और सेकंड थिंग इज दैट एक कॉशियसनेस देखी जा रही है। मार्केट के नंबर्स स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। लेट्स हैव अ लुक ऑन डेली हाइलाइट्स। आज की मार्केट की परफॉर्मेंस देखते चलते हैं। ओपन हुई मार्केट 44,955.05 के लेवल पर। हायर साइड टू मार्केट गई 45,179.89। लोअर वाज 44,955.05, सेम एज द ओपनिंग। एंड फाइनली क्लोजर 45,083.04। आप देख सकते हैं एक छोटे से स्पैन में मार्केट ने आज पूरे दिन ट्रेड किया है। 127.99 का गेन देखा गया। टर्नओवर में करंटली 173.59 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए हैं। कल के मुकाबले में एक अच्छी चेंज दिखाई देती है 36.39 मिलियन शेयर्स की। एंड वैल्यू इज 6.57 बिलियन रुपीज। वॉल्यूम लीडर्स में ऑल स्क्रिप्ट बीइंग इन ग्रीन टेरिटरी। तमाम स्क्रिप्ट्स आज पॉजिटिव वे में दिखाई दे रहे हैं और एक अच्छी चेंज दिखाई देती है जब सब कुछ ग्रीन हो रहा होता है। TRGS लिस्ट को लीड कर रहे हैं 4.64 के इजाफे के साथ। 85.93 पे क्लोजर। 19.12 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। हम नेटवर्क लिमिटेड सेकंड स्क्वाड पे 0.22 का गेन देखा गया। 6 पे क्लोजर रहा, 6.96 पे। एंड हम कह सकते हैं वॉल्यूम इसके आज जो है वो बेहतर दिखाई दे रहे हैं, 15.24 मिलियन शेयर्स। यूनिटी फूड लास्टली 1.08 का गेन देखा गया। 28.59 पे क्लोजर रहा। 11.70 का कारोबार रहा। तीनों अनकन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स की पार्टिसिपेशन, यानी कि हम कह सकते हैं कि अलग अलग सेक्टर्स से पार्टिसिपेशन देखी गई है। और दूसरा ये कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जिनकी पार्टिसिपेशन काफ़ी अरसे से वॉल्यूम लीडर्स में डेली बेसिस पे देखी जा रही है। तो एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, प्रोग्राम को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर। हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा।
वेलकम बैक नाजरीन। ज़बरदस्त गुफ्तगू जो है वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारे साथ यहाँ पे स्टूडियो में गेस्ट मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं बताते चलूँ आज का जो टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई देता है। जेम बोर्ड में लिस्टिंग स्टार्ट हो चुकी है और बहुत सी कंपनीज हैं जो चाहती हैं कि जेम बोर्ड में लिस्टेड हो जाएं और IT कंपनीज का ज़्यादा रुझान पाया जाता है। तो आज भी हम के ट्रेड के हवाले से डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें के ट्रेड ला रहा है क्विज सोल्यूशन को, जो कि जेम बोर्ड में लिस्ट होने जा रही है और ये तकरीबन जो है वो इस महीने या नेक्स्ट मंथ जो है वो ये इसका लिस्टिंग जो है वो स्टार्ट होगी। तो हमारे साथ आज स्टूडियो में गेस्ट मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि एक्चुअली आज जो हम ये डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस जो क्विज सोल्यूशन एक्चुअली इसका मतलब क्या है और ये किस चीज़ की कंपनी है, क्या क्या इसके जो है वो स्टेटस है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ फैज़ान मुंशी साहब जो है वो स्टूडियो में मौजूद हैं, एसोसिएट डायरेक्टर सेल्स हैं KSB के ट्रेड सिक्योरिटीज़ के। अस्सलाम वालेकुम फैज़ान, वेलकम टू द शो। जी नाताशा। फैज़ान साहब, क्विज सोल्यूशन, व्हाट डज दैट मीन? क्विज क्विज बेसिकली एक कंपनी है जिसका पाकिस्तान से भी ताल्लुक़ है और जर्मनी से भी ताल्लुक़ है। और अगर सिर्फ नाम की अगर आप बात कर रही हैं तो क्विज एक ग्रीक वर्ड है, जिससे डिराइव हुआ है बेसिकली ये वर्ड। तो एक कंपनी है, टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है। हमारी मार्केट में देखें तो टेक्नोलॉजी के अंदर वैसे ही बड़ा रुझान है इन्वेस्टमेंट्स का, और नई कंपनीज भी आ रही हैं। जैसे पिछले कुछ अर्सा पहले ऑक्टोपस आई थी, अब ये कोई सॉल्यूशंस आई है मार्केट में लिस्ट होने के लिए। सबसे पहले ये जेम बोर्ड पे जा रहे हैं, उसके बाद जो है इनका प्लान है कि ये फुल IPO के ऊपर भी जाएंगे, फुल IPO के ऊपर भी जाएंगे। एक्चुअली होने क्या वाला है? जेम बोर्ड पे जाएंगे जब, तो लिस्टिंग को कैसे कंटिन्यू करेंगे और हमारे व्यूअर्स को कैसे पता चलेगा ये सब? देखें, इसकी जो डिटेल्स हैं वो तो इनकी वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगी, PSX की वेबसाइट पे भी अवेलेबल होंगी जब ये लिस्टिंग होने जा रही होगी। अभी हम लोग जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और जो हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए प्रेजेंटेशंस कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं इस कंपनी के बारे में और किस तरीके से ये कंपनी ऑपरेट करती है और क्या बेनिफिट्स हैं इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के। तो ये कंपनी एक्चुअली करती क्या है, क्या होता है इस कंपनी में? एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है ये। काफ़ी ज़्यादा इसके प्रोसेस हैं जिनके अंदर ये लोग ऑपरेशनल हैं और जिनके अंदर इनकी इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो ऑब्वियसली जब आहिस्ता आहिस्ता ये हम जेम बोर्ड की तरफ जाएंगे तो ये मार्केट में भी आती जाएंगी। बट फॉर राइट नाउ इट्स टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी और बेसिकली सोल्यूशन प्रोवाइडर या सर्विस प्रोवाइडर सॉर्ट ऑफ सर्विसेज हैं इनकी। राइट। और IT कंपनीज की अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़रूरत है, IT में बहुत काम होना है। आप समझते हैं कि जो कंपनी आ रही है इसके स्पॉन्सर्स कौन होंगे? इसके स्पॉन्सर्स दो हैं, एक तो जर्मनी में ही होते हैं, एक पाकिस्तान में हैं, जो दो लोग मेन इस कंपनी को ओन करते हैं। और अभी जब ऑब्वियसली जेम बोर्ड पे लिस्ट हो जाएगी तो इसमें और भी लोग होंगे जो इसमें इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जिसमें जनरल पब्लिक भी होगी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होंगे। तो कैसा आपको इसका जो एक हम कह सकते हैं फीडबैक है वो कैसा आ रहा है? लोग कैसे जान रहे हैं इसको? जब हम बताते हैं लोगों को कोई सोल्यूशन आ रही है तो उनका क्या जो है वो रुझान होता है? एक तो कंपनी से रिलेटेड भी काफ़ी ज़्यादा लोग पॉजिटिव हैं। इसके अलावा अगर आप वैसे ओवरऑल टेक्नोलॉजी सेक्टर में देखें तो अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। जो लास्ट टाइम जो IPO हुआ था वो भी सिर्फ 2.5% के हिसाब से लोगों को मिला था। कुछ 27-28 टाइम जो ओवर सब्सक्राइब हुआ था। तो उसके हिसाब से जो है टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर मुझे लगता है कि अभी भी बहुत ज़्यादा रुझान है, लोगों का इंटरेस्ट है और वो चाहते हैं कि नई कंपनीज आएँ जिसके अंदर वो इन्वेस्ट करें, जिनकी वैल्यूएशन अच्छी हो। तो कोई सॉल्यूशंस को देख के लोगों से जो हमें फीडबैक मिला वो ये था कि वैल्यूएशंस काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं इसकी और ये यहाँ से काफ़ी ज़्यादा परफॉर्म कर सकती है। ओके, अच्छा, IPO के जो सेलियन फीचर्स हैं वो मैं चाहती हूँ कि आप प्लीज़ हम बताएं कि व्यूअर्स को कैसे आने वाले हैं और इस IPO के अंदर एक्चुअली होगा क्या? देखें, वही मैंने बोला कि इसकी जो ज़्यादातर डिटेल्स हैं वो तो जब इसकी डेट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद का प्रोसेस है कि किस तरीके से ये IPO लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट नॉर्मली जो पिछले दिनों में हमने देखा है जो जेम बोर्ड की कंपनीज थी उसमें हाई नेटवर्थ इंस्टीट्यूशंस और रिटेल इन्वेस्टर्स जो है वो इन्वेस्ट कर सकते हैं और इसमें भी हम देखेंगे कि उसी तरीके से ही होगा। जेम बोर्ड जो बेसिकली होता है वो एक जो रेगुलर IPO होता है इससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है कि इसमें वो कंपनीज आ जाती हैं जिनकी कोई बहुत ज़्यादा हिस्ट्री नहीं होती है। लेट्स सपोज अगर एक जो इनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जेम बोर्ड की वो इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती हैं या इतनी स्ट्रिंजेंट नहीं होती हैं जितनी के नॉर्मल IPO के अंदर कंपनीज की होती हैं। तो इस पे ज़रा लिस्टिंग जो है वो ईजियर होती है, इसके रूल्स जो है वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, आपने जेम बोर्ड के बारे में जिक्र किया तो मैं इसी के बारे में पूछते चलती हूँ। फैज़ान, जेम बोर्ड के अंदर अभी कितनी कंपनीज लिस्टेड हुई हैं और जो लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिली है
काफ़ी अरसे बाद मिली है, जो कि बोलते हैं ना कि मच नीडेड अपॉर्चुनिटी थी, और अब जबकि मिल गई है तो लोग कैसा इसके बारे में सोचते हैं और कितने लोग चाह रहे हैं कि वो जेम बोर्ड के थ्रू लिस्टेड हो जाएं। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि यहाँ पर जो एक अपॉर्चुनिटी है छोटी कंपनीज के लिए, एसएमईज के लिए, ये कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? ऑब्वियसली पैसे रेस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इससे रिलेटेड आप बात करें तो जिस तरीके से स्टार्टअप्स के अंदर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पैसा आया, हमने देखा था लास्ट ईयर में वेंचर कैपिटलिस्ट फंड जो थे, वेंचर कैपिटल फंड्स जो थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट किए। फिर उन्हीं कंपनीज़ में जो इस्टेब्लिश्ड, जो थोड़ी सी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड कंपनीज़ हैं, उनके पास मौका ये है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी अपने आप को लिस्ट करा सकती हैं थ्रू जेम बोर्ड। लास्ट जो हमने देखा था वो देखा था कि लास्ट ईयर में 3 कंपनीज आई थी टोटल जेम बोर्ड के ऊपर, और उन तीनों के अंदर जो है वो ओवर सब्सक्रिप्शन हुई थी, लोगों का काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हमने देखा था। ठीक है। इसके अलावा आईपीओज भी पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा आए। कुछ फर्क तो नहीं पड़ता कि जेम बोर्ड में लिस्टेड हो गए तो उनमें ये ऑप्शंस नहीं होंगे, और जो नॉर्मल लिस्टिंग होगी उसमें ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, कुछ ऐसा है? इसकी कोई रिक्वायरमेंट्स होती हैं जेम बोर्ड की, जिसमें मिनिमम जो है कोई 5 मिलियन की जो नेटवर्थ है उतने तक का क्लाइंट होना चाहिए, तो फिर वो इन्वेस्ट कर सकता है उस कंपनी के अंदर। रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ऑब्वियसली जो 5 मिलियन का कस्टमर होता है या क्लाइंट होता है उसके पास ज़्यादा होती है, तो वो एक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एज सच बिल्कुल उसी तरीके से पैसे रेज होते हैं जैसे आईपीओ में होते हैं। प्रोसीजर है जिससे जेम बोर्ड में लिस्टेड होने के बाद हमारे पास एक और ऑप्शन, एक और रूम ओपन हो जाता है कि हम उसमें मेन बोर्ड में जो है वो लिस्टेड हो जाए? जी बिल्कुल, वो भी है। एक टाइम के बाद अगर वो रिक्वायरमेंट्स जो मेन बोर्ड की होती हैं या जो रेगुलर आईपीओ की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको कंपनी मीट कर पाती है, तो फिर वो मेन आईपीओ के थ्रू भी पैसे रेस कर सकती है इन द सेकंड राउंड। राइट, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछी और आप सिंपल वे में आंसर दे रहे हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए फैजान के आईपीओ लिस्ट जो हो रहे हैं ज़्यादातर वो आईटी कंपनीज के ही हो रहे हैं, ज़्यादातर यही एक एक प्लेटफॉर्म देखा जा रहा है कि जेम बोर्ड में अब आईपीओ आएंगे और ज़्यादातर जो है वो आईटी कंपनीज के लिए। क्या आईटी कंपनीज काफ़ी वेट कर रही थी कि वो स्टॉक एक्सचेंज में आए, या वो अभी नीड है उनको कि वो अपना बिजनेस ज़बरदस्त जो है वो जमा सकें? आई थिंक आईटी जो है वो वैसे भी नीड ऑफ द आवर हो गई है। जब से पेंडेमिक आया है तब से आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन आप पूरी दुनिया में देखें तो बहुत ज़्यादा हैं। फिर जितने वेंचर कैपिटल फंड्स हैं दुनिया के वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं आईटी कंपनीज के अंदर, क्योंकि उनको एक फ्यूचर नज़र आना शुरू हो गया है कि ये भी एक जगह है जहाँ से अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं, इनफैक्ट एक्सेप्शनल रिटर्न्स बन सकते हैं। तो उसकी वजह से हमने देखा कि जब पूरी दुनिया में अगर आप वेंचर कैपिटल जो फंड्स हैं वो भी देखें तो मोस्टली जो है वो आईटी कंपनीज के अंदर जा रहा है पैसे। तो इसी तरीके से ये जेम बोर्ड के अंदर भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि सिर्फ आईटी कंपनी लिस्ट करा सकती है, कोई भी कंपनी आ सकती है इसमें, बट टेक्नोलॉजी रिलेटेड कोई भी कंपनी हो उसका आजकल स्कोप ज़रा ज़्यादा है, तो इस वजह से कंपनी ज़्यादा, और वो ज़रा थोड़ा सा एक लॉन्ग विजन हम कह सकते हैं ना, थोड़ा सा वो थोड़ा अपना विजन फार रख रहे हैं, विजन फार रखते हैं, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो जितनी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं उनके जो अर्निंग मल्टीपल्स हैं वो काफ़ी हाई चलती हैं, काफ़ी हाई उन्हीं कंपनीज के चलते हैं जिनके अंदर एक्सेप्शनल ग्रोथ इन द लॉन्ग रन नजर आ रही होती है। So what is the role of KSB? KSB का जो एक कोएस सॉल्यूशन के साथ ऑब्वियसली एक रिलेशनशिप है, वो क्या है और किस किस्म का रोल प्ले कर रही है KSB? बेसिकली हम लोग इन्वेस्टमेंट बैंक का रोल प्ले कर रहे हैं इसमें, और कोई सोल्यूशन को हम हेल्प कर रहे हैं पैसे मार्केट से जनरेट करने में। जब भी ऐसी कोई कंपनी आती है जिसने अपना आईपीओ करना होता है या इसने अपनी जेम लिस्टिंग करवानी होती है तो उसको किसी ना किसी इन्वेस्टमेंट बैंक की ज़रूरत होती है। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का लाइसेंस भी KSB के ट्रेड के पास है। और हम जो है वो अब ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं कि कंपनीज़ को और भी कंपनीज़ हैं जो आगे फ्यूचर में आने वाली हैं हमारे थ्रू जो पैसे रेस करने वाली हैं। राइट, तो जब आप ऑब्वियसली के ट्रेड का नाम है, KSB का अपना एक बहुत बड़ा नाम है, और जब वो कंपनी लाएंगे तो बोलते हैं ना कि इन्वेस्टर्स का जो एक कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ दिखाई देगा। KSB के जो क्लाइंट्स हैं वो क्या सोचते हैं कोएस सॉल्यूशन के बारे में? जितना अभी तक हमने क्लाइंट्स को इससे आगाह किया है या कोई सॉल्यूशंस की जो अपनी मैनेजमेंट थी उन्होंने जो प्रेजेंटेशंस की हैं उसके हिसाब से जो क्लाइंट्स के एंड से फीडबैक आया है वो काफ़ी अच्छा है। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं वो, एक टेक्नोलॉजी कंपनी है उस वजह से भी, और दूसरा जो इसकी मैनेजमेंट है उसको देखते हुए भी, और जो इनका बिजनेस मॉडल है उसको देखते हुए। बेसिकली ये 3 चीज़ें होती हैं जिसको देखा जाता है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों को देखते हुए लोग काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं। और ऑब्वियसली जिस तरीके से KSB और के ट्रेड ने हमारी रिसर्च है तो वो पहले ही हम कंपनी वही वाली लेके आते हैं जिसके अंदर एक्चुअली कोई वैल्यूएशन होती है, जो पोटेंशियल होता है। अच्छा, आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, ऑब्वियसली आपने कहा अनकरीब ही जो है वो लिस्टेड स्टार्ट हो जाएगी, तो कब कोई डेट है, कोई ऐसा? नहीं, अभी तक डेट एज सच कोई नहीं है, बट विद इन द नेक्स्ट 30 to 40 days कंफर्म within February, most probably yes. अच्छा, लेकिन 1 महीना है तो प्रिपरेशंस क्या किए हैं आपने, कैसी एक्साइटमेंट है?
एक्साइटमेंट अगेन एक्सेप्शनल एक्साइटमेंट हमने देखी है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से भी और रिटेल इन्वेस्टर्स से भी, जिन जिन को हमने जाके आइडिया पिच किया है या जिनको कंपनी के बारे में बताया है, उनके एंड से एक्सेप्शनल हमें फीडबैक मिला है। और वही जो 3 चीज़ें जो लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट करते हुए किसी भी कंपनी के अंदर, मैनेजमेंट को देखते हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स देखते हैं और बिजनेस मॉडल देखते हैं, तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं लोग ऑप्टिमिस्टिक हैं। आईपीओ में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? आईपीओ में अगेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी कर सकते हैं, हाई नेटवर्क्स भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स भी कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन भी तो होती है ना कोई? एनीबॉडी हु हैज़ अ नेटवर्थ ऑफ 5 मिलियन रुपीस, इससे ऊपर के जो क्लाइंट्स हैं वो नॉर्मली इन्वेस्ट करते हैं। जनरल आईपीओ जो हम देखते हैं उसके अंदर तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग आते हैं, जिसमें जो 500 शेयर्स भी सब्सक्राइब कर रहे होते हैं। जेम बोर्ड में ऑब्वियसली ज़रा उससे थोड़े से ऊपर के लेवल के इन्वेस्टर्स होते हैं। अगेन जो मैंने आपको बताया कि मिनिमम साइड पे 5 मिलियन का एक तो नेटवर्थ ये प्लीज हमारे व्यूअर्स को दोबारा बताइए कि हमारे व्यूअर्स कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? पार्टिसिपेशन का अगेन प्रोसीजर जो है, वंस ये फाइनलाइज हो जाती है डेट, तो स्टॉक एक्सचेंज भी उसको अनाउंस करेगा कि एक कंपनी आ रही है जिसकी जेम लिस्टिंग होने वाली है, ठीक है। और वो कंपनी अपनी वेबसाइट पे भी अनाउंस करेगी और K-Trade भी अनाउंस करेगा। तो वो ऑब्वियसली वैसे ही जो है उसकी एक मार्केटिंग जो है, एक कैंपेन हम पूरी चलाएंगे उस टाइम पे। ओके तो चलें जी, ये तो बहुत ज़बरदस्त एक ऑप्शन होगा कि आईपीओ भी आ रहा है और दूसरा ये कि केएसबी की तरफ से आ रहा है, तो ये तो हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी कि आपका जो ट्रस्ट है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया है। अच्छा, आईपीओ की बात हो रही है और इन्वेस्टर्स की बात हो रही है, तो आजकल की मार्केट में कैसे देख रहे हैं आईपीओज और इन्वेस्टर्स? लास्ट ईयर में जो हमने देखा था आईपीओज के अंदर एक्सेप्शनल इंटरेस्ट था, स्पेशली जो टेक्नोलॉजी कंपनी जो एक ऑक्टोपस आई थी उसके अंदर हमने देखा था वो 27-28 टाइम्स, ऑलमोस्ट कोई 28 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुई थी, जिसमें जिस इन्वेस्टर ने लेट्स सपोज किसी ने अगर ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए हैं तो उसको खाली उसका 2.5-2.7% मिला था, और बाकी जो है वो ओवर सब्सक्राइब होने की वजह से वो प्रो रेटा बेसिस पे लोगों को नहीं मिला था। तो एक्सेप्शनल इंटरेस्ट था। फिर हमने देखा कि वो कंपनी आई थी, जिस लेवल पे या जिस रेट के ऊपर वो सब्सक्राइब हुई थी वहाँ से रेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है, अब इनफैक्ट मोर देन डबल हो गया है। तो आईटी कंपनीज के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर्स की तरफ से इंटरेस्ट है, लेकिन अगर इसके अलावा बाकी कंपनीज भी देखें जो आई हैं आईपीओ में पिछले साल में, क्योंकि रिकॉर्ड आईपीओज हुए थे, रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स आई थी, ठीक है। तो उसमें भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था लोगों का। पीपल स्टिल हैव एम्पल कैश जो कि इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट में। आई थिंक दे आर जस्ट लुकिंग फॉर एवेन्यूज़, और नॉर्मली होता यही है कि जब आईपीओ आता है या जब जेम बोर्ड के ऊपर कोई कंपनी आती है तो उसकी जो वैल्यूएशन जो मार्केट में देख रहे होते हैं कि इवेंचुअली जाके ये इतनी बढ़ जाएगी, उस टाइम पे आपको ज़रा कम रेट पे मिल रही होती है। अच्छा, तो मेन बोर्ड और जेम बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं। जेम बोर्ड की रिक्वायरमेंट वही है कि 5 मिलियन होने चाहिए एक इन्वेस्टर के पास इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आप एक कंपनी के लिहाज से बात करनी है कि मेन बोर्ड की या नॉर्मल आईपीओ की और जेम बोर्ड की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो रिक्वायरमेंट्स हैं, फाइनेंशियल हिस्ट्री देखी जाती है, कंपनी के वैसे फाइनेंशियल देखे जाते हैं, कितना पैसा वो रेस करना चाह रहे हैं मार्केट से उसको देखा जाता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा उसमें रिक्वायरमेंट्स हैं। राइट चलें जी, हमारे साथ ओवर कॉल यूसुफ रहमान साहब मौजूद हैं केएसबी, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आप हेड ऑफ रिसर्च हैं K-Trade के। अस्सलाम वालेकुम यूसुफ, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। यूसुफ, सबसे पहले ये बताइए कि आज की मार्केट के बारे में हम बात करने वाले हैं। ओवरऑल एक सिनेरियो देखा जा रहा है, 45,000 के लेवल को काफ़ी एक इंटरेस्टिंग और एक रेजिस्टेंट लेवल देखा जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? जी जी, अगर आप देखें, अगर आप पिछले 1-2 साल का अगर आप ट्रेंड देखें तो मार्केट का ओवरऑल एक स्पेसिफिक लेवल में एक अटकी हुई हमें नजर आ रही है। जैसे आपने कहा 45,000 47,000 के बीच ही अटकी हुई है। तो जो मार्केट को जो पुश की ज़रूरत हो रही है वो इनको इन्वेस्टर से वो मिल नहीं रहा है। तो इसके 2-3 मेन वजूहात हैं जो इन्वेस्टर के जो हमारे कंसर्न्स हैं कि जिसकी वजह से जो मार्केट को एक जो लोग शुरू में 2-3 साल पहले पुश एक्सपेक्ट कर रहे थे मिलेगा वो मिल नहीं रहा है। तो उसका मैं उनको थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आपका ये जो, अगर आपको जैसे पता होगा, ग्लोबल का एक कमोडिटी अप साइकिल चल रहा है जिसमें आपका जैसे आज सुना होगा आपने कि ऑयल भी 90 ब्रेक हो गया। Exactly. आपका वो बाकी कमोडिटी आफ्टर आई थिंक 2014 ये फर्स्ट टाइम हुआ है। जी जी, 2014 से पहली बार आज दोबारा से 90 क्रॉस हो गया। बिल्कुल सही बोले आप। तो इसकी वजह से पाकिस्तान में एक इन्फ्लेशनरी का एक प्रेशर थोड़ा सा हमें नजर आ रहा है। जैसे आपको जैसे याद होगा कि दिसंबर में 12.3% था। एक्सपेक्टेड ये है कि जनवरी के महीने में ये 13% के ऊपर इन्फ्लेशन का नंबर आ जाएगा। तो ये एक तो कंसर्न है, सबसे मतलब काफी कंसर्न है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट का भी वो थोड़ा सा लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरेस्ट रेट का इम्पैक्ट होगा इससे।
और दूसरा जो कंसर्न है तो ऑफ कोर्स वो एक्सटर्नल अकाउंट का जो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट का नंबर आता है, जैसे आपको पता होगा कि 9 अरब का नंबर इस 6 महीने में आया था। पिछले साल हम इजीली सरप्लस में जा रहे थे, इस दफा क्योंकि ये ऑयल प्राइसेस महंगी है। तो ये सब फैक्टर्स देखते हुए वो जो इन्वेस्टर को जो कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, वो इन्वेस्टर को अभी इकोनॉमी के ऊपर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिल रहा कि वो लॉन्ग टर्म एक पोजीशन बनाए मार्केट के ऊपर। राइट, तो इन्वेस्टर्स को क्या एडवाइस करेंगे और खासकर के ट्रेड के क्लाइंट्स को क्या एडवाइस करेंगे? जी जी, देखिए अगर ये जो ट्रेंड देख रहे हैं जिससे ये जो कमोडिटी प्राइसेस ऊपर चले, ये समझे एक तरह से ये शॉर्ट टर्म इस ट्रेंड में जो लाइफ साइकिल जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये अभी शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ईज ऑफ हो सकता है। तो अगर हम लॉन्ग टर्म व्यू देखें तो लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट यहाँ से बहुत अच्छी लग रही है। जैसे हमने एक एनुअल स्ट्रेटेजी रिपोर्ट निकाली थी जिसमें हमारा टारगेट भी 54,000 का था। तो हमारा जो उसमें जो हम वो दे रहे हैं कि हमारा लॉन्ग टर्म कॉन्फिडेंस इन दी इकोनॉमी बहुत अच्छा लग रहा है। इसकी 2-3 वजह मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूँगा। एक तो जैसे स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंस की थी, उसमें स्टेट बैंक पिछले कुछ 2-3 महीनों से हमें गाइडेंस देने लगा है कि अब वो हमें बता देता है कि आगे जाते हुए पॉलिसी सेटिंग जो इंटरेस्ट रेट हो तो ये तो अच्छी बात है ना? ये बहुत अच्छी बात है। ये हमें इन्वेस्टर्स को ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है कि वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट क्या होगी। तो ये एक बहुत मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा स्टेप लिया स्टेट बैंक ने। ओवरऑल अगर हम वैल्यूएशंस को देखें तो अर्निंग्स ग्रोथ बहुत अच्छी है। ये जो कोविड का जो रिस्क है वो एक तरह से वो अब कोरोना का जो रिस्क है वो एक तरह से पूरा सबसाइड हो चुका है जब से ये वैक्सीन को डिप्लॉय कर दिया। अगर हम ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट आए बहुत तेजी से स्प्रेड हो रहा है, लेकिन अगर आप देखें ना पाकिस्तान में कहीं लॉकडाउन की बातें आ रही, ना डेवलप्ड नेशंस में यूएस हो गया, यूके हो गया, यहाँ पे कहीं मेजर लॉकडाउन की बातें नहीं आ रही। राइट, तो एज सच कोई रिस्क टू ग्रोथ बहुत लिमिटेड है। तो इस वजह से अगर हम वैल्यूएशंस देखें तो बहुत KSE 100 जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वैल्यूएशंस अभी बहुत अच्छे, इस लेवल पे बहुत अच्छी हमें लग रही है। वैल्यूएशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। अभी हमने मार्केट के बारे में डिस्कशन किया। बैक टू द स्टूडियो, अभी हमारे साथ फैज़ान मौजूद हैं और फैज़ान से बात करेंगे क्वेस सोल्यूशन के बारे में। फैज़ान, क्वेस सोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, आपके क्लाइंट हैं और बहुत ज़बरदस्त अभी जो है वो एक एक्साइटमेंट देखी जा रही है, IPO लिस्टिंग होने वाला है। ओवरऑल और कंपनीज जो आपके पास मजीद लिस्टिंग के लिए आ रही हैं वो कौन सी कंपनीज है? वो भी IT से ही रिलेट करती हैं या वो कोई और सेक्टर से पार्टिसिपेट कर रही हैं? नहीं, ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके साथ इन टच हैं हम लोग, जिनको पिच कर रहे हैं कि अगर उनको पैसे रेस करने की ज़रूरत है तो वो KSB के ट्रेड के थ्रू अपनी कंपनी में पैसे रेस कर सकती हैं और स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे रेस कर सकती हैं। तो उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज आ सकती हैं, बट हमारा जो फोकस हमेशा से रहा है या पिछले 1-1.5 साल में, ऑब्वियसली वो मार्केट का भी फोकस टेक्नोलॉजी कंपनीज की तरफ ज़्यादा था, तो फोकस हमारा भी टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा रहा है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट भी जो कुछ कंपनीज आएंगी वो टेक्नोलॉजी रिलेटेड, समहाउ टेक्नोलॉजी रिलेटेड होंगी, नॉट नेसेसरीली कि टेक बेस्ड बिजनेस ही हो, बट टेक्नोलॉजी से कोई ना कोई उसका लिंक ज़रूर होगा। ज़्यादा वो KSB उससे ज़्यादा जो है प्रमोट करता है, उससे ज़्यादा प्रमोट करता है ऑब्वियसली, जो अभी इस वक्त वैसे ही ओवरऑल दुनिया में। इट इज आल्सो अ फिनटेक कंपनी, वी आर आल्सो अ फिनटेक कंपनी, तो इस वजह से हमें ऑब्वियसली उसकी अंडरस्टैंडिंग भी ज़्यादा होती है एक टेक्नोलॉजी कंपनी की अंडरस्टैंडिंग और भी तो क्या देख रहे हैं IT का फ्यूचर पाकिस्तान में? क्योंकि ओवरऑल बहुत फिनोमिनल एक ग्रोथ देखी जा रही है डे बाय डे। अगर आप वैसे देखें जितने स्टार्टअप्स पाकिस्तान में आए हैं पिछले दिनों में, जिन्होंने पैसे रेस किए हैं, इवन वेंचर कैपिटल फंड्स के थ्रू जो पैसे रेज हुए हैं वो भी फिनोमिनल थे। इसके अलावा जो अभी नई कंपनीज आती जा रही हैं डेली बेसिस पे, मैं खुद इनको फॉलो कर रहा होता हूँ, इतनी नई कंपनीज आ रही हैं। मेरे ख्याल से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो पास आउट करते ही अब एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ रहे हैं, वो देख रहे होते हैं कि अच्छा है कि वो एंटरप्रेन्योर पे ही आए, ना कि वो जॉब सीकर बने। एग्जैक्टली, तो वो उसमें से बहुत सारे अपने स्टार्टअप्स, हमारी राय पे अमल हो रहा है, जो हम देते हैं डेली बेसिस पे राय, और आप और हमने बहुत ज्यादा इस चीज पे फोकस किया है। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और हमने खुद भी देखा है कि मतलब मैं खुद स्टडी कर रहा होता हूँ उन सारी कंपनीज को जो आ रही हैं नई, जो इवन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो है वो बना रहे हैं। इसके अलावा और लोगों के दिमाग में जो आइडियाज़ हैं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हो रही है। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो नई टेक्नोलॉजी रिलेटेड आ रही हैं, और उसमें जो फॉरेन फंड्स को भी समझ में आ रहा है, VC फंड्स जो है उनको जो कंपनी समझ में आ रही हैं वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, और लोकल VC फंड्स भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। फैज़ान, एक अच्छा सा एनवायरनमेंट भी है ना जो कि प्रमोट कर रहा है बिजनेसेस को, खासकर IT रिलेटेड बिजनेसेस को। तो हमारे पास इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम मौजूद नहीं है, उसको कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि अभी भी जब बात की जाती है, डिफरेंट एनालिस्ट आते हैं, उनका ये कहते हैं कि हमारे पास पेपॉल नहीं है,
और ये दिस इज़ द मेन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, तो क्या ये ऐसा है? इसको ऐसा है भी और नहीं भी है। पेपॉल ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी फेमस पेमेंट मोड कोई भी ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, लेकिन अब ऐसा है नहीं। अब और बहुत सारे पेमेंट मेथड्स आ गए हैं तो जिसके थ्रू पाकिस्तान में इजी है एक्सेस? पाकिस्तान में इजी एक्सेस है। जैसे हम कुछ कंपनीज को यूज़ करते हैं, राइट बेस्ड कंपनीज जो हैं, जो राइट्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, उसमें सिंपली आप अपना क्रेडिट कार्ड डालें और आपकी पेमेंट हो जाएगी। तो ठीक है, वो पेपाल के थ्रू जो है वो इंटरनेशनली बहुत सारी पेमेंट्स एक्सेप्ट हो रही थी पहले, लेकिन अब रुझान और भी कंपनीज की तरफ चला गया है। अब पेमेंट प्रोवाइडर्स और बहुत सारे आ गए हैं जो कि पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि पेपाल भी इवेंचुअली पाकिस्तान में आ ही जाएगा जब इतना ज़्यादा अच्छा, टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट की का जानिब रुझान से जैसे डिफरेंट इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम्स दिए जाते हैं, तो आप समझते हैं कि एक पेमेंट सिस्टम इस टाइप का भी हो जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा? ऑब्वियसली उसकी वजह से इजी हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट कंपनीज जो है ऐसी बहुत सारी आ रही हैं जो कि Okay. पेमेंट्स को थ्रू कर देती हैं, जो क्रेडिट कार्ड पेमेंट्स एक्सेप्ट हो जाती हैं। तो बहुत सारी काम उसके ऊपर ऑलरेडी चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि पेमेंट्स की प्रोसेसिंग की वजह से जो है वो कोई ऐसे इश्यूज आ रहे हैं। एक टाइम पे आया करते थे कि फॉरेन जो बायर्स होते थे आपके पास, वो पेपाल के थ्रू आपको पेमेंट करना चाहते थे और वो नहीं कर पाते थे। बट अब सिंपली हम लोग क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी हमारी बहुत सारी कंपनीज जो है वो पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रही होती हैं। राइट, चले जी, गुफ्तगू को फर्दर कंटिन्यू करेंगे, एक ब्रेक की जानिब चलते हैं। स्टे ट्यून्ड। क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्य अलस्सलाह, हय्य अलस्सलाह, हय्य अलल फलाह,
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त गुफ्तगू जारी है। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हम बात कर रहे थे पेमेंट सिस्टम के हवाले से। तो ऑब्वियसली जब इंटरनेशनली पेमेंट्स होती हैं और ख़ासकर आईटी की बात हो रही है तो यहाँ पे और कौन कौन से इश्यूज़ होते हैं, ये फैज़ान से पूछते हैं। फैज़ान, कौन कौन से इश्यूज़ आप समझते हैं कि अभी भी टैकल करने की ज़रूरत है इसे? मेरे ख्याल से जितना ज़्यादा काम रिसेंट टाइम्स के अंदर हुआ है तो मोस्टली तो इश्यूज़ को टैकल कर लिया गया है। यहाँ से आगे जो मुझे लगता है वो बिज़नेस डेवलपमेंट और बाकी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम हो रहा है रादर देन इश्यूज़। इश्यूज़ मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत ज़्यादा अभी आ रहे हैं, बिकॉज टेक्नोलॉजी रिलेटेड इश्यूज़ तो वो चीज़ें थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर हो गई हैं। पेमेंट सिस्टम्स जो थे वो भी अब लोगों के पास जो है वो उसके काफ़ी ज़्यादा वेज़ हैं उसको पेमेंट्स को डायरेक्ट करने के अपने पास। तो वो इश्यूज़ तो अब काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो गए। अब जो काम हो रहा है वो बेसिकली बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर हो रहा है और नीड बेस्ड काम हो रहा है कि एक चीज़ अगर एक मैनुअल तरीके से होती थी, लेट सपोज ग्रोसरी शॉपिंग है, अगर किसी ने है। ग्रोसरी शॉपिंग करनी है और वहीं शॉप पे जाके करनी है ओके। और नीड है कि वो घर पे बैठे बैठे कर ले, तो कुछ ऐसी एप्स बनाई गई, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी ई कंपनीज कॉमर्स को भी प्रमोट ई किया कॉमर्स जा को रहा है। प्रमोट किया, मार्केट प्लेस Okay. को प्रमोट किया, एनीवेयर कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट थी कि किसी भी चीज़ को टेक्नोलॉजी से किसी का सोल्यूशन निकल सकता था, तो उन चीज़ों के ऊपर काफ़ी काम किया जा रहा है आजकल। मीडिया मार्केटिंग भी देखी जा रही है इसके हवाले से। मीडिया मार्केटिंग बहुत ज़्यादा चल रही अच्छा, है। मार्केटिंग के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ये बताइए कि गवर्नमेंट की जानिब से जो सब्सिडीज दी जा रही थी या आईटी को प्रमोट करने के लिए कुछ एग्जेम्पशंस दी गई थी, वो कहाँ पर दिखाई देती हैं? क्या अभी भी वो एग्जेम्पशंस हैं और आईटी जो बिजनेसेस हैं वो फ्लरिश कर रहे हैं? आईटी बिजनेसेस तो फ्लरिश कर ही रहे हैं, बिकॉज इसमें जो ऑब्वियसली ग्रोथ का मोमेंटम था वो बहुत ज़्यादा था। टेक्नोलॉजी कंपनीज आप वैसे भी देखें तो इतने हाई मल्टीपल्स के ऊपर चल रही थी और उसका रीज़न यही था कि इनके अंदर एक्सेप्शनल ग्रोथ थी। तो जो इंसेंटिव्स गवर्नमेंट के एंड से दिए गए थे उसमें से कुछ बाद में आके विड्रॉ भी कर लिए गए थे, लेकिन ओवरऑल जो सिनेरियो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ था आईटी कंपनीज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो रही थी। राइट। चलिए जी, हमारे साथ अली शाहीन साहब ओवर कॉल मौजूद हैं, उनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। आपको फाउंडर हैं कोएस सॉल्यूशन के। अस्सलाम वालेकुम अली साहब, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक्स फॉर हैविंग मी। अली साहब, ओवरऑल क्या दिखाई दे रहा है? कोएस सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, केएसबी और कोएस सॉल्यूशन का एक अच्छा रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले मैं चाहूंगी आप कोएस सॉल्यूशन को डिस्क्राइब करें और केएसबी के साथ जो आपका रिलेशनशिप है उसको भी डिफाइन करें। तो कोएस सॉल्यूशन जो है, ऑब्वियसली हम लोग टेक्नोलॉजी कंपनी है, टेक्नोलॉजी आउटसोर्सिंग में काम कर रहे हैं। केएसबी हमारे साथ काम कर रहे हैं पिछले साल से as we list on the stock market. So ये प्रोसेस जो है ये अभी ऑनगोइंग है। बहुत क्लोजली हम उनके साथ काम कर रहे हैं। उनकी टीम इट्स एन अमेजिंग टीम इन सपोर्टिंग अस इन द ऑपरेशन साइड स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग के ऊपर। और ऑब्वियसली वी आर वेरी एक्साइटेड एंड एट द सेम टाइम वेरी थैंकफुल फॉर जो भी उनकी सपोर्ट है, उनकी असिस्टेंस है इन दिस। एंड आई थिंक सो फार
हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है मार्केट से, एंड अ लार्ज पार्ट ऑफ दैट क्रेडिट गोज टू ऑब्वियसली KSB की टीम। राइट, कोई सोल्यूशन के बारे में बताइए, एक्चुअली कंपनी करती क्या है, किस टाइप की डेवलपमेंट है जो आपने जिक्र किया है डेवलपमेंट के हवाले से? हाँ, सो कोई सोल्यूशन जो है हम ओरिजिनली स्टार्ट हुए थे एज अ ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग बिजनेस। हमारी टीम जो है वो ऑब्वियसली पाकिस्तान में बेस्ड है, हमारी एक टीम बर्लिन में भी बेस्ड है, सो हम जर्मन कस्टमर्स को सॉफ्टवेयर आउटसोर्सिंग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन हमारा फोकस जो है वो सारा रहा है प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर और SaaS बिजनेस के ऊपर, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ओवर टाइम, अब रिसेंट टाइम्स में हमारी जो बिजनेस है वो डाइवर्सिफाई हो गया है, सो अब हमारा जो मेजॉरिटी ऑफ फ्यूचर रेवेन्यूज जो हैं वो आ रहे हैं SaaS बिजनेस से, SaaS रिकरिंग रेवेन्यू से। सो एक प्रोडक्ट जो हमारी है उसका नाम है वर्क हब, और वर्क हब बेसिकली आपको पता होगा कि कोविड के बाद बहुत ज़्यादा रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क के ऊपर काम हो रहा है। सो हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज बीइंग यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस कि वो अपनी हाइब्रिड टीम्स को मैनेज कर रहे हैं, जिसमें एक कम्युनिकेशन पार्ट है, एक एम्प्लॉई एंगेजमेंट पार्ट भी है, एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड करना, एंगेज करना। ये ऑर्गेनाइजेशंस का सबसे बड़ा इशू है अमेरिका में, यूरोप में, इवन पाकिस्तान में। सो दैट इज ये पार्ट जो है ये हमारा सबसे ग्रोइंग सेगमेंट है अभी बिजनेस के अंदर, बियॉन्ड द सर्विसेज एंड बियॉन्ड जो आउटसोर्सिंग काम जो हम पिछले 10 साल से बच चुका है। सो दैट इज आई थिंक द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट के फ्रॉम पाकिस्तान हम लोग एक रिकरिंग रेवेन्यू और SaaS रेवेन्यू बेस बना रहे हैं इन द स्पेस जो ये कोविड की वजह से रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क कैटेगरी जो है पूरी क्रिएट हो गई है जर्मनी और अमेरिका में नहीं बल्कि सारी दुनिया में, and that is one of our most exciting segment of the business. राइट, अली आपने जिक्र किया आईटी के हवाले से और बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली पूरी दुनिया के अंदर इन्फ्लेशनरी जहाँ पे नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, सारे कमोडिटी प्राइस बढ़ रही है और पूरी दुनिया का एक जॉनरा चेंज हो गया है बिजनेसेस का, तो हमने यहाँ भी देखा है कि पाकिस्तान में भी चेंज हो गया है। आईटी के फ्यूचर को कैसे देख रहे हैं और ग्लोबली जो एक टर्मोइल आया है डिफरेंट चीज़ों का, उसके बारे में क्या कहेंगे? I think एक बहुत फेमस इन्वेस्टर है मार्क एंड्रीसन, अमेरिका में नेटस्केप के फाउंडर थे एंड सो ऑन। उन्होंने एक बात की थी 1999 में कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड। तो अगर आप वो देखें तो आईटी के पर्सपेक्टिव से जो भी इंडस्ट्री है, आप कोई भी इंडस्ट्री उठा लें, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिटेल, हर इंडस्ट्री में बेसिकली अब ऑटोमेशन और आईटी की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, विच मीन्स कि आईटी के कॉन्टेक्स्ट में देयर इज अ ह्यूज डिमांड। जैसा कि अभी पहले आप लोग बात कर रहे थे कि आईटी के अंदर ग्रोथ बहुत ज्यादा हुई है, हर सेक्टर के अंदर ग्रोथ हो रही है, सो दैट विल कंटिन्यू बिकॉज ऑब्वियसली पूरी दुनिया में एक ऑटोमेशन और एक आईटी इनेबलमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो रही है। उसका मतलब हमारी कंट्री के साथ एक प्राइमरी इम्पैक्ट ये है कि जो आईटी वर्क फोर्स है वो बहुत ज्यादा इन डिमांड है, विच मीन्स के जो कंपेटिटिव प्रेशर है स्किल्ड लेबर के ऊपर ये अब ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा। तो एक अच्छी चीज ये है कि ऑब्वियसली आईटी इनेबलमेंट चल रही है, मार्केट ग्रो कर रही है, दैट विल कंटिन्यू टू ग्रो, दैट इज अ गुड थिंग। बट ऑन द अदर साइड जो नेगेटिव चीज है वो ये है कि क्योंकि कंपेटिटिव प्रेशर लेबर फोर्स के ऊपर बहुत ज्यादा है, इट मीन्स के जो सर्विस रेवेन्यूज हैं, जो बिजनेसेस जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और सर्विसेज जो हैं वो ह्यूमन हेड काउंट के ऊपर है, वो डिफिकल्ट हो जाएगा एज वी मूव फॉरवर्ड। राइट, थैंक यू सो मच अली, आपको एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक, जो कि आप लिस्टिंग होने जा रहे हैं पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज में, जेम बोर्ड में, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बिजनेस। फैज़ान हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद कंटिन्यू करते हैं गुफ्तगू को। फैज़ान, कोई सोल्यूशन के बारे में अली ने काफ़ी डिटेल बताई और यही बताया कि बिज़नेस जॉनरा चेंज हो चुका है, बिज़नेस में हर बिज़नेस के अंदर आईटी की जो एक मुदाखलत है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो अब आने वाले दिनों में जब हम फूड बिजनेसेस देख रहे हैं या फिर हम कहेंगे ना एग्रीकल्चर बिजनेसेस देख रहे हैं, तो इसमें भी आईटी आ रही है, तो आईटी का कितनी ग्रिप कितनी कंटिन्यू होती जा रही है? मेरे ख्याल से जहाँ पे भी नीड है, जहाँ पे भी ऐसी नीड है कि कोई किसी भी प्रोसेस को टेक्नोलॉजी के थ्रू बदला जा सकता है और ईजियर बनाया जा सकता है टेक्नोलॉजी के थ्रू, आई थिंक उस हर डोमेन के अंदर जाके इन्वेस्टमेंट होगी, जिसमें फॉरेनर्स भी आएंगे, लोकल कंपनीज भी आएंगी, लोकल फंड्स भी आएंगे और काफ़ी ज़्यादा काम होगा। इनफैक्ट अभी म्यूचुअल फंड्स पे भी अगर आप देखेंगे तो कुछ म्यूचुअल फंड्स मुझे लगता है आगे जाके कोई टेक्नोलॉजी फंड भी लॉन्च कर दें कि जो कि सिर्फ टेक्नोलॉजी कंपनीज के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा स्कोप है यहाँ से आगे भी फॉर द नेक्स्ट 10, 12, 20 ईयर्स। चलिए, आपने टेक्नोलॉजी की बात की है तो मैं क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बात करना चाहूँगी। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड।
क्या आपको पता है पिछले 20 सालों में स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट का रिटर्न 18% सालाना रहा है, यानी कि बाकी ऑप्शंस जैसे कि बैंक, गोल्ड, रियल एस्टेट और डॉलर से काफ़ी बेहतर। अब आप KSB की K-Trade ऐप से घर बैठे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अकाउंट ओपन करने के लिए www.ksb.com पर जाएं और ओपन अकाउंट पर क्लिक करें। ऑनलाइन फॉर्म में डिटेल्स जैसे कि नाम, एड्रेस, ईमेल और KYC डॉक्यूमेंट्स जैसे कि NIC की कॉपी, प्रूफ ऑफ फंड्स और बैंक स्टेटमेंट अपलोड करें। अब बस K-Trade अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करें और स्टॉक मार्केट में पाकिस्तान की बेस्ट कंपनीज में बआसानी इन्वेस्ट करें। K-Trade, अब इन्वेस्टमेंट करे हर कोई। वेलकम बैक नाजरीन। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बात करें क्योंकि आईटी ही सब चीज़ों पे काबिज है, तो क्रिप्टो कहाँ दिखाई दे रही, करेंसी कहाँ दिखाई दे रही? फैज़ान से पूछते हैं। फैज़ान प्लीज़। क्रिप्टो करेंसी एज सच आई थिंक पाकिस्तान में उस तरीके से लीगलाइज नहीं है, तो उसमें कोई फॉर्मली कोई भी फर्म उस तरीके से काम नहीं कर रही है। इवन दो KSB जो है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम कर रही है, बट सिंस इट्स नॉट लीगलाइज इन पाकिस्तान तो हम लोग भी उसकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई काम नहीं कर रहे। हाँ, सुना मैंने भी उतना ही है जितना आपने न्यूज़ में सुना है कि क्रिप्टो करेंसी जो है या बिटकॉइन जो है वो रिसेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा क्रैश हो गया है। हाँ। और पाकिस्तान में काफ़ी लोग उस बारे में बात भी कर रहे होते हैं, बट इस पे कोई फॉर्मली कोई कंपनी जो है उस तरीके से काम नहीं कर रही कि किसी के एनालिसिस किसी के पास हो। हाँ, एज टेक्नोलॉजी जो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी है जो उसके पीछे चल रही होती है, दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ वेरी फेमस दीज डेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो उसके ऊपर ऑब्वियसली हमने भी कुछ चीज़ें देखी हैं और कुछ चीज़ों को हमने डिफाइन भी किया था। जो हमारी लास्ट इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके अंदर लोगों को हेल्प किया था समझने में कि ब्लॉकचेन होता क्या है, बट क्रिप्टो में कैसे इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए अभी तक कोई ऐसा लीगल प्रोसीजर पाकिस्तान में आया अच्छा, लास्ट मिनट से तो मैं चाह रही हूँ कि आप IPO के हवाले से मजीद जो है बता दें कि K-Trade की ऐप के थ्रू क्या IPO के अंदर शामिल हो सकते हैं? क्या ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है K-Trade के ऐप के अंदर? अभी तक फ्रॉम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या रेगुलेटर के एंड से जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप ब्रोकर की किसी भी ऐप के थ्रू जो है वो डायरेक्ट IPO को सब्सक्राइब कर सकें। अभी आपने बैंक को इन्वॉल्व करना होता है और उसका एक फॉर्म होता है या ऑनलाइन प्रोसीजर होता है या स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट के थ्रू प्रोसीजर होता है, उसमें बैंक डिटेल्स डाल के और वो बैंक के थ्रू डायरेक्ट वो वाले पैसे चले जाते हैं, या फिर आप ब्रोकर से एक चेक बनवाते हैं और उसके थ्रू। बट ऐप के थ्रू अभी तक वो वाला प्रोसीजर आया नहीं है, बट वी आर वर्किंग ऑन इट, इंशाल्लाह वो भी आ जाएगा। राइट, थैंक यू सो मच फैज़ान, आप हमारे साथ मौजूद थे, काफ़ी डिटेल एनालिसिस। आज के दिन हमने K-Trade के हवाले से कोई सोल्यूशन और K-Trade का जो रिलेशनशिप है वो डिस्कस किया है, और साथ साथ ये कि जो IT का फ्यूचर दिखाई दे रहा है वो फिनोमिनल दिखाई दे रहा है। दैट्स ऑल। प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।